नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देने जा रहे हैं जो शायद मीडिया द्वारा अब तक पहुंचे या न पहुंचे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको जरूर वो जानकारियां देंगे। महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर बहुत ही घटनात्मक दिन है आज, और इस तरह के जो वातावरण या माहौल बना है महाराष्ट्र में, उसकी जानकारी दे दें। महाराष्ट्र में बहुत बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते से, हल्के हल्के से। तो क्या है नहीं है वो भी सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दूसरा, जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब, उनके विषय की जानकारी भी आपको देंगे कि उनके खिलाफ जो ईडी ने प्रक्रिया शुरू की थी उस विषय में। और तीसरा, अनिल देशमुख के विषय में, जो माजी गृह मंत्री महाराष्ट्र के। तो पहले ही हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह के बड़े फेरबदल होने की संभावना है, शक्यता है, क्या है, यह हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इस वीडियो को कृपया आप पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आने के लिए आपने पूरा वीडियो देखना जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि आज सुबह औरंगाबाद, यानी जिसे संभाजी नगर का नाम दिया जा रहा है, वहां पर कोई कार्यक्रम हुआ जहां पर मंच पर महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री रावसाहेब दानवे, ये दोनों उपस्थित थे। और उसपे अपना भाषण शुरू करते समय उद्धव जी ने जो कहा कि आजी और माजी, ये हो सकता है कि भावी सहकारी हो जाए। यानी आजी और माजी क्या, यानी जो अस्तित्व में है वो आजी, जो पहले था वो माजी। यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में थे पहले, तो वो माजी, और अभी हम हैं, उनका कहना है। हम और ये पिछले अगर साथ में आ जाए तो भावी साथीदार बन सकते हैं। यानी उन्होंने एक तरह का एक इशारा दिया है शायद कि किस प्रकार से एक साथ आने की संभावना है, नहीं है, क्या है, इस विषय में उनका शायद ये एक इशारा है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके विषय में बाद में राव साहब दानवे जी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं, तो राजनीति में कोई भी चीज उलट नहीं हो सकती, एकदम से दरकिनार नहीं हो सकती। देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ इसी तरह का जवाब दिया। वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का वक्तव्य किया। यानी आने वाले समय में, क्योंकि इन्हें शायद अब लगने लगा है कि जो इनकी सरकार बनी 2019 में, तब से लेकर के पालघर का विषय हुआ, उसके बाद में आप सभी जानते हैं दिशा सल्यान का हुआ, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत का हुआ, और कई सारे प्रकरण उसके बाद होते गए। इनके एक मंत्री राठौड़ का प्रकरण हुआ, उसके बाद पुणे में जो अविनाश भोसले का प्रकरण हुआ, केस हुआ, उसमें फिर शिवसेना के एक विधायक है प्रताप सरनाइक, उनका नाम आया। उन्हें तो खैर कोर्टों से रिलीफ मिल गया, ये सीबीआई डी का जो भी चक्कर था, लेकिन उसके बाद जो विषय आया इनका पूर्व गृह मंत्री का, तो अनिल देशमुख, वो और राज्य सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट कई बार गए, कुछ उन्हें रिलीफ नहीं मिला। अब अनिल देशमुख ये अरेस्ट होने की कगार पर है। इसी दौरान एक विषय आया था अनिल परब का, जो परिवहन मंत्री डेप्यूटी आरटीओ खरमाटे, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ईडी ने उन्हें समन भेजे हुए थे, वो वहां गए थे। अब दोबारा जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वहां जाना पड़ेगा। देखिए, अनिल परब के विषय में ये जानकारी आई है कि उनके जो 14 दिन थे, क्योंकि पिछले महीने के कुछ 28, 29 के या 30 के आसपास उन्हें जो समझ गए थे, उन्होंने वो 14 दिन मांगे थे, वो 14 दिन खत्म हो चुके। इस महीने की आज 17 तारीख है, यानी सितंबर 2021 की ये 17 तारीख हो चुकी है। यानी उन्होंने जो समय मांगा था वो पूरा हो चुका है, उसके बावजूद वो वहां पहुंचे नहीं है। ईडी ने उन्हें फ्रेश समन भेजा नहीं है। यानी वो मैटर अभी तक स्टैंड स्टिल पे, स्टैंड बाय में जैसे था वैसे उसे रखा हुआ है। उनके जो दूसरे प्रकरण है, जो महाराष्ट्र के सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, किरीट सोमैया, वो लोक आयोग के पास फॉलो कर रहे हैं, उनके फार्म हाउस का विषय हो और अन्य भी जो भी विषय है। तो उसमें क्या होता है वो देखने वाली बात है कि उनका जो फार्म हाउस है वो सीआरजेड के कानून नियम के भंग करके बनाया गया था, और उससे भंग हुआ है उन सब कायदे, कानून और नियमों का, ऐसा श्री किरीट सोमैया जी का कहना है। इसके व्यतिरिक्त अगर आप इस विषय में गौर करें तो
रह जाता है मुद्दा, क्योंकि देखिए अनिल परब को अभी तक जो एक समन गया उसके बाद समन नहीं निकला है। आगे आने वाले समय में उन्हें समन निकाला जाता है नहीं निकाला जाता है ये अभी नहीं मालूम है, लेकिन जो भी होगा आने वाले कुछ दिनों में, यानी शायद महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों के अंदर वो विषय पूरी बात सबके सामने जरूर आ जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का विषय है, सार्वजनिक स्तर की ये सब गतिविधियां हैं, ये सभी को मालूम हो ही जाएंगे। लेकिन महत्व का मुद्दा जो अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री, उनको 5 समन जाने के बाद और ये सब जो है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने के बाद आखिर में उनके सब पर्याय खत्म होने के बाद में वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये था कि ईडी ने कुछ दिन पहले ही, आप हमारे चैनल पर भी दूसरा वीडियो आपको हमारा मिलेगा, कि सीबीआई से उन्होंने मदद मांगी थी और इसी अनिल देशमुख को पकड़ने के लिए ईडी ने मदद मांगी थी। इसी प्रकरण के चलते किरीट सोमैया जी ने कुछ आरोप कर दिए थे हसन मुशर्रफ पर, जो एनसीपी यानी राष्ट्रवादी के वो विधायक हैं कोल्हापुर काबल से। और कल सुबह एक नई जानकारी इस तरह की मिली कि किरीट सोमैया जी ने एक यूट्यूब चैनल पर मुलाकात दी और वहां पर उन्होंने अंत में कहा कि ये सिर्फ शिवसेना और राष्ट्रवादी यानी एनसीपी नहीं, अब मैं कांग्रेस के नेताओं के पूरे सबूत पब्लिक डोमेन में लाने वाला हूं, मीडिया के द्वारा जनता के सामने रखने वाला हूं और उनके खिलाफ भी मैं कंप्लेंट करूंगा, जिस तरह से हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी में की गई थी। खैर, ये जो उनके ऊपर मानहानि का दावा अगर वहां पर तो सबूत रख देंगे तो कोई विषय नहीं है कि उनके खिलाफ कोई वहां पर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि आज सुबह 11:30 बजे के करीब करीब अनिल देशमुख के जो मुंबई, पुणे और नागपुर में घर है, वहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज की रेड हुई, क्योंकि कुछ लोगों में, काफी लोगों में और पॉलिटिकल एनालिस्ट में, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स में चर्चा चल रही थी कि कहीं केंद्र के साथ अनिल देशमुख के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो चुका है शरद पवार का। लेकिन इनकम टैक्स की अब जो रेड्स हुई है उससे जानकारी मिल रही कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, उनकी पूरी जितनी संपत्ति है उसकी वैल्यूएशन की जाएगी, क्या क्या है, क्या अधिकृत है, क्या अनधिकृत है, यानी क्या क्या उनके पास जो भी है उसमें से क्या लॉफुली उन्होंने डिस्क्लोज किए हुए इनकम है, क्या डिस्क्लोज नहीं की गई है, ये सब जब्ती की जाएगी। जब्ती तो ये की जाती है, ये अविनाश भोसले, ये प्रताप सरनाइक, इनके विषय में भी हुई थी। अब मसला ये है कि जिस तरह से नारायण राणे को अरेस्ट किया गया या कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो भारतीय जनता पार्टी से इसमें गए कांग्रेस में, धनंजय मुंडे, उनके विरोध में जो महिला बयान देने जा रही थी उन्हें भी अरेस्ट कर दिया गया। यानी राज्य सरकार की तरफ से एक्शन दिखती है, छगन भुजबल डिस्चार्ज हो गए। कौन से केस में हुए? महाराष्ट्र सदन से, महाराष्ट्र सदन वाले केस से। लेकिन वो कौन सा केस था? वो राज्य सरकार का एंटी करप्शन वाला केस था, यानी जिसके ऊपर ये एनसीपी यानी होम डिपार्टमेंट का अख्तियार है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने 120 करोड़ रुपए उनके कुछ ट्रस्ट और कुछ बाकी सब संपत्तियां मिला के जो जब्त किया हुआ, वो पैसे कहां से आए वो तो अभी तक बता नहीं पाए। तो ये सीबीआई और इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये कार्रवाई अभी तक छगन भुजबल के ऊपर बाकी है। इन्होंने सिर्फ हवा बना दी कि डिस्चार्ज हो गए, बेकसूर है। इनके ऊपर कुछ 5-6 विषय, कोई केसेस और हैं इनके ऊपर आरोप, जो अभी विषय प्रलंबित है। जो समाज सेविका है अंजलि दमानिया, उनका वक्तव्य था वो हाईकोर्ट जाने वाली है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के केस में इन्हें कैसे डिस्चार्ज मिला है या डिस्चार्ज कैसे किया गया। तो इस तरह की राजनीति चल रही है कि परसेप्शन बना देना, उस तरह का परसेप्शन बन रहा है। लेकिन शिवसेना के किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। और जिस तरह के आज सुबह बयान थे, क्या आपको लगता है कि उसके बाद आने वाले समय में ये जो एनसीपी और राष्ट्रवादी और कांग्रेस को हटा करके शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक साथ आने की संभावना है? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है शिवसेना के जो नेता हैं और जो मंत्री हैं, तो उससे ये थोड़े से सूचक संकेत मिल रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। राष्ट्रवादी के लीडर्स के खिलाफ, एनसीपी के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू है अब तक। ये अनिल देशमुख, ये अब तक किसी के हाथ में नहीं आ रहे। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एनसीपी परेशान होकर, क्योंकि उन्होंने ही वो सरकार बनवाई थी शरद पवार ने, तो इससे परेशान होकर के ये सरकार से सपोर्ट वापस ले लें? और जिस तरह से किरीट सोमैया जी का कल बयान आया था कि वो कांग्रेस के नेताओं के जो सबूत हैं
वो निकालने वाले हैं और जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखेंगे। तो क्या ये लोग शिवसेना से समर्थन पीछे लेने के इरादे रखते हैं या उस दिशा में ये लोग सोच रहे हैं या क्या? तो उसके बाद शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी और वो उनके साथ गठबंधन करेंगे। क्या आपकी क्या राय है इस पूरे विषय में? आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, आपके सभी दोस्त मित्र रिश्तेदार और सभी कलीग्स अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ जरूर इसे शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की तुरंत जानकारी मिलती रहे। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को तुरंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।